हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड, जो कि आपका सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट रहने वाला है। वन शॉट में खत्म कर रहे होंगे इस वीडियो को। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं आपके एग्जाम के लिए इस वीडियो में कवर हो रहे होंगे, और आपको एक आइडिया लग जाएगा आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, तो एग्जाम देने जा रहे हो, पता तो होना चाहिए एग्जाम का लेवल क्या, एग्जाम कैसा आ रहा है। तो इस वीडियो से आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बाकी जो फ्री पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक 1। ठीक है भाई, आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, मिलेगा कहाँ पे, आपको पिन मैसेज चेक करना है जहाँ पर हमने ड्राइव बना रखी है। आपको जो भी सेमेस्टर उस पर क्लिक करोगे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने। आपकी कुछ भी पर्सनल क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए, तो जो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, कुछ ट्रू फॉल्स वाला आता है कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे, आपको ये बताना है कि भाई ट्रू है या फॉल्स है। तो एग्जाम में तो ट्रू फॉल्स लिखना है, बट मैं आपको रीजन ही बताने वाला हूँ। तो भाई ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, ध्यान रखना है। ठीक है भाई, जैसे कि आप 5 क्वेश्चन देख सकते हो भाई, तो इनको बारी बारी हम देखने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर, द रॉयल बंगाल टाइगर इज एंडेमिक टू इंडिया। तो जो एंडेमिक का मतलब क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए, फिर हम बात करेंगे भाई जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो एंडेमिक है इंडिया के लिए। देखिए, एंडेमिक स्पीसीज बेसिकली वो होती है जो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड हो। ठीक है, वो हर जगह ना पाई जाती हो। ठीक है भाई, अगर मैं बोल रहा हूँ एंडेमिक स्पीसीज तो इसका मतलब वो एक लिमिटेड रीजन में, क्या एक लिमिटेड रीजन में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना है, वो हमें और कहीं देखने को मिलेगी ही नहीं। जैसे कि इंडिया के अंदर मान लो रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, तो इंडिया के लिए क्या है ये एंडेमिक स्पीसीज है, ध्यान रखना है। ऐसी स्पीसीज जो पर्टिकुलर हमें एक ही जगह पर देखने को मिलती है, एक ही प्लेस पर देखने को मिलती है, वो उस जगह के लिए एंडेमिक स्पीसीज हो जाती है। तो ऐसे जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो बेसिकली एंडेमिक है इंडिया के लिए, आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन नेपाल भूटान में कुछ नंबर्स में देखने को मिल सकता है, बट बहुत ज़्यादा नंबर्स की बात करूँ तो आपको इंडिया के अंदर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। क्योंकि द रॉयल बंगाल टाइगर इज प्राइमरली फाउंड इन इंडिया एंड इज कंसिडर्ड एंडेमिक टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट जो आपका पूछा था भाई कि क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी एम्ड टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ गैसेस दैट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता होगा भाई ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, है ना। आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पता होगा। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं कुछ, तो ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं भाई ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है, ध्यान रखना, ग्लोबल वार्मिंग में बेसिकली करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग में बेसिकली कंट्रीब्यूट करती हैं ग्रीन हाउस गैसेज। तो इन गैसेज को रिडक्शन करना है हमें। ठीक है, इनका जो एमिशन है, जो उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, हमें इसे रिड्यूस करना है। तो इसीलिए क्या करा गया था, क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली ट्रीटी करी गई थी इंटरनेशनली। ठीक है, ध्यान रखना है कब करी गई थी, 1997 में करी गई थी। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए करी गई थी ताकि जितनी भी कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं वो एमिशन कर रही हैं ग्रीन हाउस गैसेज का, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो इस ट्रीटी के जरिए बेसिकली क्या करा गया था कि जो रिड्यूस बेसिकली उन कंट्रीज को बोला गया था कि भाई जो रिड्यूस करना है हमें एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, ध्यान रखना है। तो बेसिकली बता दिया 1997 में हुआ था। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं ऐसी गैसेस उनके रिडक्शन के लिए। तो मैं कहूँ तो स्टेटमेंट आपको सही लग रही होगी, मैंने बता भी दिया आपको, है ना। तो स्टेटमेंट क्या बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये इज इंडेड टू इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है, ध्यान रखना है, समझ आ गया। नेक्स्ट मैं बात करूँ, साइलेंट वैली मूवमेंट टुक प्लेस इन उत्तराखंड। तो आपसे क्या पूछा भाई, जो साइलेंट वैली मूवमेंट है ये उत्तराखंड में हुआ था, जो कि फॉल्स है। जो कि साइलेंट वैली मूवमेंट जो है ना आपका, ये केरला में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई, केरला में आपको देखने को मिला था। क्यों हुआ था, बेसिकली ना यहाँ पर डैम बनाया जा रहा था साइलेंट वैली में। ठीक है, जिससे जो आसपास की फॉरेस्ट्री है, जहाँ पर वो बहुत सारी स्पीसीज का भाई घर है, तो वो सब उजड़ जाता। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली जो है साइलेंट वैली मूवमेंट ये बेसिकली केरला में हुआ था। और साइलेंट वैली मूवमेंट क्यों हुआ था मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, केरला में एक डैम बन रहा था साइलेंट वैली के पास, तो उसके विरोध में बेसिकली मूवमेंट चलाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है, समझ आ गया। तो कहाँ पे हुआ है, केरला में देखने को हमें ये मिला है। तो साइलेंट वैली मूवमेंट टुक प्लेस इन केरला नॉट उत्तराखंड, तो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भाई डी, जो आपसे पूछा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1972। क्योंकि बिल्कुल सही है, जब का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो कहीं ना कहीं 1972 में ही लाया गया था, ध्यान रखना, जो कि प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन इंडिया 1972। तो ये कहीं ना कहीं जितने अपने वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे ट्रू फॉल्स में ही, कि ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन द मेसोस्फेयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको जो ओजोन लेयर है ना आपको कहाँ देखने को मिलती है, जबकि ओजोन लेयर है आपको कहाँ देखने को मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती है, ध्यान रखना है। ठीक है, मेसोस्फेयर में देखने को नहीं मिलती। और एक और ध्यान रखना है, जो आपके एरोप्लेन वगैरह उड़ाए जाते हैं ना वो इसी लेयर में उड़ते हैं।
ठीक है, हम किस में रहते हैं, हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं, हम जो रहते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। लेकिन जो बेसिकली प्लेन वगैरह जो उड़ते हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर में, और जो ओजोन लेयर है वो भी आपको स्ट्रेटोस्फेयर में ही देखने को मिलती है। ओजोन लेयर बेसिकली होता है क्या है, जो कि हमें जो है यूवी रेज से बचाती है, ठीक है। अगर यूवी रेज बेसिकली मैं कहूँ जो सनलाइट की जो रेज आती है वो फिल्टर होके आती है, जो कि ओजोन लेयर की वजह से ही होती है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमको वो जो फिल्टर होके आएगी, जिससे हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग जाएगी, है ना। तो ओजोन लेयर बेसिकली मैं कहूँ तो हमें मेसोस्फीयर में नाम मिलकर कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलती है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं कहूँ तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, फॉल्स ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो द ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन द स्ट्रेटोस्फीयर नॉट मेसोस्फीयर, ठीक है। और कितनी लेयर होती है टोटल, ठीक है, कमेंट में बताना, ठीक है, आप ध्यान रखना। अब तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर भी आता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भाई कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बता दूंगा मैं आपको। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज बीन लिस्टेड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, इमेज आपको शो हो रही होगी, ठीक है। ये बेसिकली क्या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है, जो कि इसको लिस्ट करा गया है, ठीक है, इसको लिस्ट करा गया है, listed as dash on the IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। तो ध्यान रखना है जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसको जो IUCN है उनकी रेड लिस्ट में बेसिकली जगह दी गई है, ठीक है, थ्रेटेंड स्पीसीज में। तो आपको ये बताना है कैसे, किस प्रकार से, ठीक है ना। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज बीन लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, ठीक है। तो यहाँ पर IUCN का मतलब हम जानेंगे, पहले उससे मतलब पहले ये आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, एंडेंजर्ड स्पीसीज वो होती हैं बेसिकली जो कि काफी खतरे में है, ठीक है, जिनका जो नंबर है ना, इनका नंबर वो डिक्लाइन होते जा रहा है, जो इनका नंबर है बेसिकली क्या होते जा रहा है, वो डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है, मतलब तेजी से घट रहा है। अगर इनका बचाव नहीं करा गया, ऐसे फैक्टर जो कि कहीं ना कहीं इनके डिक्लाइन में मदद कर रहे हैं, अगर उनको नहीं देखा गया, ठीक है, अगर उन फैक्टर को हटाया नहीं गया तो कहीं ना कहीं जो है ये एक्सटेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर बेसिकली के रेड लिस्ट में इनका नाम रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना है क्योंकि इनके जो नंबर है वो तेजी से डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, इनकी स्पीसीज बहुत तेजी से गिर रही है, तो रेड लिस्ट में है। और रेड लिस्ट में भी किसमें, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, बता दिया मैंने, एंडेंजर्ड स्पीसीज वो होते हैं जो कि जल्दी खत्म होने वाली है, ठीक है, तेजी से नंबर उनका गिर रहा है तो उनको रेड लिस्ट में जारी कर दिया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब IUCN बेसिकली इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो क्या होती है, आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये बेसिकली लिस्ट जारी करता है जहां पर इसने बता रखा है, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। नेक्स्ट मैं बात करूं, एसिड रेन इज कोस्ड बाय द रिलीज ऑफ डैश एंड डैश इनटू द एटमॉस्फेयर। आपसे जो पूछा, आपको जो एसिड रेन होती है, एक तो नॉर्मल रेन होती है ना, नॉर्मल रेन होती है, एक होती है एसिड रेन। तो जो एसिड रेन हमें देखने को मिलती है, जो हमें एसिड रेन देखने को मिलती है वो किन वजह से देखने को मिलती है, किन गैसेस की वजह से देखने को मिलती है, जब एटमॉस्फेयर में होती है। तो दो गैसेस के नाम आपको याद रखने हैं, जिनका नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जिनको हम SO2 भी कह देते हैं, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ध्यान रखना है। ये बेसिकली दो गैसेस की वजह से, ठीक है, बेसिकली हमें एसिड रेन देखने को मिलती है। तो एसिड रेन इज कोस्ड बाय द रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। जनरली होता है क्या, जैसे मान लो रेन हो रही है, ठीक है, रेन हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना है, रेन हो रही है, ठीक है, ठीक है भाई। तो हो क्या रहा है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ज़्यादा मात्रा में होती है नॉर्मली, तो ये रेन के साथ मिलकर बेसिकली क्या करती है, जो बेसिकली मैं कहूँ जो जलवाष्प वगैरह होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, तो इनके साथ मिलकर क्या करती है, ये एसिड रेन तो कहीं ना कहीं अंजाम देने में मदद करती है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट मैं बात करूँ, डैश इज द ड्रग दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल डेथ ऑफ वल्चर्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वल्चर्स क्या होता है, बेसिकली गिद्ध होते हैं। वल्चर्स क्या मतलब होता है, गिद्ध होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, क्या होते हैं, गिद्ध होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो इमेज पे, साइड में लगा रखी है मैंने। तो बोला गया है भाई डैश इज द ड्रग, ड्रग मतलब समझते हो ना क्या होता है, दवाई भी एक तरह से ड्रग ही होती है, ध्यान रखना, जो कि किसी किसी कारण से दी जाती है। तो डैश इज द ड्रग दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल डेथ ऑफ वल्चर्स, यानी कि ऐसा ड्रग जो कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है वल्चर्स यानी गिद्धों की डेथ के लिए, कहाँ पर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, पहले इसका नाम जानिए, नाम क्या है इसका, डाइक्लोफेनक, ठीक है, ध्यान रखना है भाई, नाम क्या है, डाइक्लोफेनक, ठीक है भाई। बेसिकली ऐसा ड्रग है जो कि कहीं ना कहीं वल्चर्स की डेथ के लिए जिम्मेदार है।
अब देखिए होता क्या है, दिया क्यों जाता है, जब आपका डाइक्लोफेनेक है ये दिया क्यों जाता है। बेसिकली भाई मान लो कोई जानवर है, उसको कोई सूजन वूजन हो गई है, ठीक है, उसके शरीर में, तो कहीं ना कहीं उन जानवरों को डाइक्लोफेनेक दिया जाता है एज अ ड्रग के तौर पर, ठीक है, दवाई के तौर पर। अब होता क्या, जो गिद्ध क्या करते हैं, अब मान लो जिन जानवरों ने ये डाइक्लोफेनेक ले रखा है, अब ऐसे में क्या होगा, जो गिद्ध है ना, वो जानवर को ही खा जाता है, ठीक है, वही जानवर को, ये जिसने डाइक्लोफेनाक ले रखा है ये उसी को खा जाते हैं, क्योंकि गिद्ध का काम ही यही होता है ना। तो क्या होगा, कहीं तो ये वल्चर्स क्या हो जाते हैं, बेसिकली इनकी डेथ हो जाती है, समझ रहे हो। तो डाइक्लोफेनाक बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि जो गिद्ध, जो वल्चर्स मर रहे हैं, जो डेथ हो रही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से हो रही है, ठीक है। डायरेक्ट तो ये नहीं खा रहे हैं, लेकिन जिन जानवरों ने खा रखा है, जिन जानवरों ने ड्रग ले रखा है, उसके बाद उन जानवरों को ये खा रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं जो लार्ज स्केल पर डेथ देखने को मिलती है वल्चर्स की, समझ आ गया। उसके बाद डैश इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज्ड बाय वेरियस एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल एंड एंटिटी। तो हमें पूछा है भाई, हम जो है भाई अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज को, जो कि अलग अलग एक्टिविटीज से, जो कि हर इंडिविजुअल बेसिकली कर रहा है, उससे जो एमिट हो रही है, ठीक है भाई, निकल रही है, तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो वो कार्बन फुटप्रिंट से मेजर कर सकते हैं, ध्यान रखना है, किससे मेजर कर सकते हैं हम, कार्बन फुटप्रिंट से हम मेजर कर सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कार्बन फुटप्रिंट से हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं, डैश कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स। तो आपसे पूछा भाई एक ऐसी कन्वेंशन जो कि भाई इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो कि कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। वेटलैंड्स को हम आर्द्र भूमि भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम गीली भूमि भी कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है, ध्यान रखना है। तो बेसिकली मैं कहूँ तो रामसर, क्या, रामसर कन्वेंशन, जो कि रामसर क्या ईरान में एक शहर है, ठीक है, वहीं पर ये हुई थी, तो इसलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन रख दिया गया है। इंडिया के अंदर भी ऐसी बहुत सारी साइट्स है जिनको रामसर साइट्स कहा जाता है, आपको पता होगा। तो रामसर कन्वेंशन बेसिकली क्या है, कैसी ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी है ये बेसिकली, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स के लिए काम करती है, ये इसके लिए हुई थी, समझ आ गया। तो ध्यान रखना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामसर कन्वेंशन हो जाएगा, जो कि ईरान में हुई थी। नेक्स्ट मैं बात करूं, अब अगला जो क्वेश्चन आता है ना आपका, वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है, ठीक है। आपको 3 क्वेश्चन दे देगा, लेकिन आपको 2 ही में बेसिकली क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है, बट मैं तीनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ग्रीन क्रॉप्स, पहला डिफरेंस आपको इसके ऊपर करना है। देन आपको बायोस्फीयर रिजर्व एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, देन सी आपका है इन सितु कंजर्वेशन एंड एक्स सितु कंजर्वेशन, समझ आ रहा है। तो इन्हीं के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तीनों के ऊपर बहुत अच्छे से हम बात करेंगे, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। और ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कहीं से बन सकता है टॉपिक से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। तो पहले हम बात करेंगे एनजीटी की, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एंड हम बात करेंगे नेशनल ग्रीन क्रॉप्स की, जो कि आपका पहला, जिससे हमें डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पर जो आप रेड बॉक्स देख रहे हैं, ठीक है, जब रेड बॉक्स देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये क्या है बेसिकली, ये आपके एस्पेक्ट्स दे रखे हैं, कि मतलब हम किस बेसिस पर क्या कर रहे हैं, डिफरेंस बना कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है उन एस्पेक्ट्स को लेकर, ठीक है भाई। देखो अगर मैं टाइप की बात करता हूँ, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है आपका, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है बेसिकली जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, क्या एक जुडिशियल बॉडी है, लेकिन आपका जो नेशनल ग्रीन क्रॉप है बेसिकली कहूँ तो एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि स्कूल स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली करा जाता है, उनका अवेयर करने के लिए, ठीक है, एनवायरनमेंट के बारे में। और समझ रहे हो, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेसिकली जुडिशियल बॉडी है, मैं कहूँ तो कई कानूनी प्रक्रिया से न्याय दिलाती है, या मैं कहूँ तो जितने विवाद होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड उससे डील करती है, ठीक है, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। तो एक लीगल आप कह सकते हो, लीगल काम हो जाता है, ठीक है भाई। तो लीगली बेसिकली करते हैं, एनवायरमेंटल के विवाद वगैरह को प्रोटेक्शन के लिए डील करती है, तो जुडिशियल बॉडी हो जाएगी, है ना, समझ आ रहा है। और एक अपना नेशनल ग्रीन क्रॉप बेसिकली कहूँ तो एक एजुकेशनल प्रोग्राम है फॉर द अवेयरनेस ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, ओके। देन मैं बात करूँ पर्पस, पर्पस की जब बात करता हूँ, 2 मिनटों को पेन चेंज कर लेने दो, ठीक है, ब्लैक ले लेते हैं। तो पर्पस की जब मैं बात करता हूँ, तो देखिए, डील्स विद लीगल केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, ठीक है भाई। तो एनजीटी यानी ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का पर्पस क्या है बेसिकली भाई, जितने भी लीगल केस हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उनकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड और उनके कंजर्वेशन, उनके बचाव के लिए, उससे डील करता है अपना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एंड मैं बात करूँ नेशनल ग्रीन क्रॉप्स की तो बेसिकली इसका काम क्या है, क्रिएट्स अवेयरनेस एंड प्रमोट्स एनवायरमेंटल एजुकेशन अमोंग स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। तो इसका काम क्या, अवेयरनेस क्रिएट करना एंड प्रमोट करना एनवायरमेंटल एजुकेशन को बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो स्टैब्लिश हुआ था आपका 2010 में हुआ था, 2010 में हुआ था स्टैब्लिश। और आपका जो नेशनल ग्रीन क्रॉप्स है जो कि एक एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम है एनवायरमेंट के लिए, आपका 2001 में बेसिकली स्टैब्लिश हुआ था, ध्यान रखना है। टारगेट ग्रुप की बात करूं भाई कि आपका जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है किसको टारगेट करता है और नेशनल ग्रीन क्रॉप्स किसको टारगेट करता है, देखिए। तो जब आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये आपका सिटीजन्स हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, गवर्नमेंट बॉडीज हो गई, जो कि एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स में इंक्लूड है, ठीक है, इन्वॉल्व है, उनको टारगेट करती है। कोई इंडस्ट्री जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है तो उनको ये अपने गिरफ्त में कह सकते हैं, उनको अपने हाथों में दबा के रखते हैं भाई कि तुम क्यों कर रहे हो। तो उसके लिए मतलब लीगल केस या कुछ भी करना पड़े ये देखते हैं, डील करते हैं, चाहे वो सिटीजन हो जो एनवायरमेंटल को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे कोई गवर्नमेंट बॉडी हो जो कि इन्वॉल्व है एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स में, विवाद में एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो उस पर ये बात करते हैं, तो उनका टारगेट ग्रुप ही हो जाएगा। लेकिन नेशनल ग्रीन क्रॉप्स जो आपका टारगेट ग्रुप स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अथॉरिटी टाइप में बात करूं कि भाई अथॉरिटी क्या है, टाइप क्या होती है, तो बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होते हैं बता चुका हूं आपको, एक लीगल अथॉरिटी होती है विद पावर टू पास जजमेंट्स, ठीक है भाई। तो भाई इसके पास पावर होती है, एक लीगल बॉडी है, एक लीगल अथॉरिटी है जो कि पावर पावर होती है, ठीक है भाई, अपने जजमेंट पास करने के लिए। और नेशनल ग्रीन क्रॉप्स बेसिकली क्या, एक वॉलेंटरी प्रोग्राम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। इतनी पावर नहीं जितनी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास है, बेसिकली मैं कहूँ तो एक वॉलेंटरी प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर में अपना नेशनल ग्रीन क्रॉप। समझ आया भाई, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करके आना है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अगला जो आपका है, हम डिफरेंस हमें बात करनी है वो कौन सा भाई, बायोस्फीयर रिजर्व एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इन दोनों के ऊपर हमें क्या देखना है भाई, मैं कहूँ तो हमें डिफरेंस देखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए, अगर मैं बात करूं बायोस्फीयर रिजर्व की और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, तो यहाँ पर एस्पेक्ट्स दे सकते हो भाई, लेकिन बेसिस पर हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं और ये आपके टॉपिक है, ठीक है, जिनमें हमें डिफरेंस देखना है। अगर मैं बात करता हूँ डेफिनेशन की, देखिए बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व अ प्रोटेक्टेड एरिया दैट प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। तो भाई बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया होता है जो कि प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और कंजर्वेशन को। मान लो मैंने एक एरिया को भाई बेसिकली घोषित कर दिया कि बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उसका मतलब है ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया हो गया वहाँ पर कि जहाँ पर जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है और कंजर्वेशन कर रहा है, जितने भी वहाँ पर वाइल्ड लाइफ वगैरह रहती है, समझ रहे हो। तो प्रोटेक्टेड एरिया उसको बचाया जाता है, ठीक है, वहाँ पर जो है कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही होता है कि भाई जो अपने हम जो भी रिसोर्स वगैरह हैं उनको इस तरीके से यूज़ करना, हम हमारी भी ज़रूरतें पूरी हो जाए और जो आने वाली जनरेशन है उनकी नीड्स भी फुलफिल हो जाए, है ना। तो बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली क्या, एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिनको बचाया जाता है, वहाँ पे जितनी भी स्पीसीज हैं, जो भी चीज़ आप कह सकते हो वहाँ पर है, उसको प्रोटेक्ट करा जाता है, ठीक है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करूँ तो पहले बायोडाइवर्सिटी का मतलब पता होना चाहिए आपको। देखो, बायो मतलब होता है लिविंग, ठीक है, लिविंग बींग्स आप कह सकते हो, और डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी, है ना। जब लिविंग थिंग्स में वैरायटी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसा जगह होता है जहाँ पर हमें बहुत रिचनेस देखने को मिलती है स्पीसीज में, वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बन जाता है। इंडिया के अंदर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, बताएंगे उसके बारे में, समझ आ गया। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, रीजन विद रिच बायोडाइवर्सिटी दैट इज अंडर द थ्रेट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है भाई। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसा होता है भाई जो कि बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी रिच है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी में देखने को मिलती है, स्पीसीज में वैरायटी देखने को मिलती है, लेकिन वो डर के अंडर थ्रेट में है, ध्यान रखना, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है भाई। तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वो थ्रेट में है, तो इसलिए उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी हो जाता है। देन मैं बात करूँ पर्पज़ की, तो बायोस्फीयर रिजर्व का पर्पज़ क्या है, बेसिकली कंजर्वेशन एंड रिसर्च, ठीक है भाई, बचाना है और रिसर्च करनी है पर्टिकुलर उस एरिया के लिए। एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के पर्पज़ की बात करूँ तो आइडेंटिफिकेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन फॉर कंजर्वेशन, ठीक है भाई। तो आइडेंटिफाई करना है पहले तो हॉटस्पॉट को, ठीक है, और उसको प्रायोरिटाइज करना है बचाने के लिए, समझ रहे हो। क्राइटेरिया की बात करूँ भाई, बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व को का क्राइटेरिया क्या होता है एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का क्राइटेरिया क्या होता है। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई भाई बायोस्फीयर रिजर्व है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो क्यों है, देखिए, अगर मैं किसी को बायोस्फीयर रिजर्व बोल रहा हूँ ना, तो बेसिकली वो किसके द्वारा होता है, वो यूनेस्को के द्वारा होता है, ठीक है, जो कि यूएनओ की एजेंसी है, ठीक है। तो डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को। एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मैं कब कहूँगा, जब कम से कम 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है, कितनी 1500 एंडेमिक स्पीसीज बता चुका हूँ जो कि उसी एरिया में हमें देखने को मिलती है, वो होनी चाहिए। एंड
वहाँ पर जो स्पीसीज है ना उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, हैबिटेट वो होता है भाई बेसिकली जहाँ पर मान लो मैं रेगिस्तान की बात करूँ, रेगिस्तान में ऊँट रहता है, तो उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है ऊँट का, कैमल का, वो रेगिस्तान है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। फिश का क्या है, वाटर है, समझ रहे हो। तो भाई 70% जो है, मान लो मैं इस एक एरिया को बोल रहा हूँ कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वहाँ 1500 से ज़्यादा, 1500 के करीब एंडेमिक प्लांट्स होने चाहिए, उनके स्पीसीज होनी चाहिए। एंड 70% वो अपना नेचुरल हैबिटेट को वो खो चुके हों, ठीक है ध्यान रखना है, वो लॉस्ट कर चुके हों या उनका उजड़ गया हो उनका नेचुरल हैबिटेट, तब जाके क्या वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आएगा, जो उनके प्रोटेक्शन के लिए काम भी करा जाएगा, ध्यान रखना है। समझ आ गया। एग्जाम्पल्स की बात करूँ इंडिया के अंदर, तो नीलगिरी, सुंदरबंस, नंदा देवी, ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के ये एग्जाम्पल्स हैं। एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करूँ तो वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयाज, इंडो बर्मा वाला जो एरिया है, ये कुछ क्या है वेस्टर्न अपने क्या है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ध्यान रखना है। ठीक है, 1 2 3 है, बेसिकली 4 हैं, ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल में दे रखे हैं बस। ठीक है, एक आपका निकोबार आइलैंड में है, वो आगे हम बात कर लेंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखना ना। तो एग्जाम्पल्स इंडिया के बता दिए, बायोस्फीयर रिजर्व के एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के भी 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करूं, ठीक है, तो मैनेज एंड लीगली प्रोटेक्टेड जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ना भाई, उनको मैनेज भी करा जाता है, ह्यूमन एक्टिविटी को लगभग मना कर दिया जाता है, ठीक है, कोई वहाँ पर होगी ही नहीं। एंड लीगली प्रोटेक्ट करा जाता है, अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे कि नीलगिरी अपना सुंदरबन है, नंदा देवी है। एंड ऐसे ही मैं बात करूँ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसका भी प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, तो नॉट ऑलवेज लीगली प्रोटेक्टेड, यूज्ड फॉर कंजर्वेशन प्रायोरिटी। ठीक है, ध्यान रखना है, हमेशा इसको जैसे बायोस्फीयर रिजर्व को लीगली प्रोटेक्ट करा जाता है, लेकिन आपका जो भाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये बेसिकली इसको बता तो बोल दिया जाता है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, लेकिन यहाँ पर क्या इसको लीगली प्रोटेक्ट नहीं करा जाता है, बस क्या कंजर्वेशन के लिए प्रायोरिटी दी जाती है, भाई अगर तुम बचाना है तो बचाओ इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इसलिए तो ध्यान रख रहे हो, तो भाई यूज़ करा जाता है कंजर्वेशन प्रायोरिटी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका, बेसिकली मैं कहूँ तो डिफरेंस हो जाएगा आपका, ध्यान रखना है ना। उसके बाद बात करूँ इन सितु कंजर्वेशन एंड एक्स सितु कंजर्वेशन, जो कि आपका सी पार्ट था डिफरेंस का, है ना। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इन सितु कंजर्वेशन की और एक्स सितु कंजर्वेशन की, ठीक है, तो ये आपका एस्पेक्ट्स हो जाएंगे भाई, हम किस बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं भाई, डिफरेंस कर रहे हैं, तो ध्यान आपको रखना है। देखिए, अगर बात करता हूँ इन सितु कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब बचाव होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, कंजर्वेशन मतलब कि संरक्षण बचाव होता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इन सितु कंजर्वेशन की और एक्स सितु कंजर्वेशन की। देखिए, अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ, तो कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, ध्यान रखना है भाई, इन सितु कंजर्वेशन भी हो जाएगा भाई, जो कि हम जो भी स्पीसीज है उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, हम उसमें क्या कर रहे हैं, उनका कंजर्वेशन कर रहे हैं, बचा रहे हैं उनको, ठीक है, उनकी स्पीसीज को भाई प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मैं बताया नेचुरल हैबिटेट क्या है भाई, मैंने ऊँट का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, मैंने आपको फिश का एग्जाम्पल दिया, कोई मान लो बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट वही होता है, तो हम क्या कर रहे हैं उनके ही नेचुरल हैबिटेट में क्या कर रहे हैं, उनको कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं। समझ आ गया कि आपका इन सितु कंजर्वेशन हो जाएगा। और एक्स सितु कंजर्वेशन उसका उल्टा हो जाएगा भाई, कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, समझ रहे हो ना। तो हमें क्या करना है भाई, कंजर्वेशन करना है ऐसी स्पीसीज का उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर भी, ठीक है, वो नेचुरल हैबिटेट में तो होंगे, ठीक है, लेकिन जब वो नेचुरल हैबिटेट में ना हो तो तब भी क्या है, हमें उनका कंजर्वेशन करना है, बचाना है उनको, ध्यान रखना है। समझ आ गया। एग्जांपल्स की बात कर लूँ भाई इन सितु कंजर्वेशन की, तो नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, जो मैंने पीछे ही बताया, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें उनके ही बेसिकली क्या कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, बेसिकली हम लीगली प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको, इन सितु कंजर्वेशन को, उनके नेचुरल हैबिटेट को। समझ आ गया। लेकिन एक्स सितु कंजर्वेशन में आपका जू आ जाएगा, बोटेनिकल गार्डन आ जाएगा, सीड बैंक्स आ जाएंगे, समझ रहे हो, जहाँ पर जू वगैरह में आप जाकर देखते भी हो। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको कंजर्व तो कर रहे हैं बट उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं। आप देखते हो भाई जो टाइगर वगैरह है उसको पिंजरे में बांधे जाता है और जू वगैरह में देखा जा सकता है उसको, है ना, अलग अलग जानवर। तो वो उसका नेचुरल हैबिटेट थोड़ी है, वो तो हम दूसरी जगह पे लिया है। तो लेकिन हम फिर भी क्या कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, ठीक है, जू के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बचा के रख रहे हैं, लेकिन वो उनके नेचुरल हैबिटेट में ना नहीं है, वो कहीं और है ना। तो ध्यान रखना है, कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, वो आपका एक्स सितु कंजर्वेशन हो जाएगा। पर्पस की बात कर लूँ तो देखिए, अगर पर्पस की बात करूँ इन सितु कंजर्वेशन की, तो मेंटेन्स द नेचुरल इकोसिस्टम एंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है, ध्यान रखना है। तो बेसिकली इन सितु कंजर्वेशन क्या करता है, मेंटेन करता है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, बेसिकली आपका नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स, ठीक है ना, उनके बीच में जो बेसिकली मैं कहूँ एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंस होती है,
ठीक है ना, ये मैं कहूँ तो क्रिया जो होती है मैं कहूँ, ठीक है, तो वो आपका नेचुरल इकोसिस्टम होता है, तो इसको मेंटेन करना है। और इवोल्यूशनरी प्रोसेस को मैं कहता हूँ पर्पस है, ठीक है, तो उसको देखना है। और एक्स सितु कंजर्वेशन का पर्पस क्या होता है, प्रोवाइड्स कंट्रोल्ड कंडीशन फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो क्या जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है तो उनको वैसे कंट्रोल्ड कंडीशन में रखा जाता है, ध्यान रखना, समझ आ गया, वो फ्री नहीं घूम सकते, प्रोवाइड्स कंट्रोल्ड कंडीशंस फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज, ध्यान रखना, ठीक है भाई, समझ आ गया। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपका जो भाई पर्पस है एक इन सितु कंजर्वेशन के लिए वो नेचुरल इकोसिस्टम और जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है भाई। आपकी जो इकोसिस्टम इवोल्व हो रहा है उसको भाई आपको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, ये इन सितु कंजर्वेशन में होता है, समझ आ गया। उसके बाद एडवांटेजेस की बात करूँ फॉर इन सितु कंजर्वेशन, स्पीसीज लिव एंड इवॉल्व इन नेचुरल सराउंडिंग, समझ आ गया। तो इवॉल्व, ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस इसका पर्पस है ये इन सितु का। और बेसिकली एडवांटेज क्या है इसकी कि भाई जो स्पीसीज रह रही हैं, ठीक है, और इवोल्व हो रही है अपने नेचुरल सराउंडिंग में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये इसका बेसिकली कहूँ तो एडवांटेज है कि भाई हम बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो बायो नेचुरल नेशनल पार्क हैं, क्या है ये बेसिकली इन सितु कंजर्वेशन है, जो कि उन्हीं के सराउंडिंग्स में उनको जो नेचुरल हैबिटेट है वहीं पर उनको जीने दे रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनको इवोल्व होने में मदद कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक्स सितु कंजर्वेशन में मैं बात कहूँ तो इनकी एडवांटेज क्या हो जाएगी, यूजफुल फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज और दोज अनेबल टू सर्वाइव इन वाइल्ड, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना। तो भाई ये जो आपका एक्स सितु कंजर्वेशन है, ऐसी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं उनके उनको बचाव के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए बहुत यूजफुल है, ध्यान रखना, जो कि बेसिकली सर्वाइव नहीं कर पा रही है अपने नेचुरल हैबिटेट में या वाइल्डली, ठीक है भाई, ओपन एरिया में, समझ रहे हो ना। अब कॉस्ट की बात करूँ, ठीक है, इन सितु कंजर्वेशन में तो जनरली लेस एक्सपेंसिव एंड मोर सस्टेनेबल, ध्यान रखना है। आपका जो भाई इन सितु कंजर्वेशन होता है वो जनरली लेस एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, एंड सस्टेनेबल भी होता है ये। लेकिन एक्स सितु कंजर्वेशन में क्या होता है, ऑफन एक्सपेंसिव एंड रिसोर्स इंटेंसिव, ध्यान रखना, काफ़ी रिसोर्स चाहिए होते हैं एंड हमेशा, और बहुत एक्सपेंसिव होता है। जू वगैरह आप देखते हो भाई, उनके हर चीज़ में उनके हेल्थ, उनको खाना खिलाना वगैरह सब पड़ता है, तो नेचुरल हैबिटेट में सब नहीं होता, वो खुद कर लेते हैं। लेकिन हम जब एक्स सितु कंजर्वेशन की बात करते हैं, उनको स्पीसीज को उनके नेचुरल हैबिटेट से ले आए हैं, तो हमेशा एक्सपेंसिव आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और रिसोर्स इंटेंसिव देखने को मिलेगा, ज़्यादा रिसोर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, समझ आ गया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, जो कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, 3 टॉपिक दे देंगे आपको, 2 पे लिखना होता है, ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं, जैसे कि लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इम्पैक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो 3 टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बाकी बाकी टॉपिक भी कवर हो रहे होंगे, तो ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है भाई। आगे चले, तो पहला जो था अपने जिसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट्स लिखने थे वो है भाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ना बायोडाइवर्सिटी के काफ़ी लेवल्स होते हैं, उसकी हम बात कर रहे होंगे। देखिए, तो बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मैं बता चुका हूँ पीछे तुम्हें, ठीक है, और इट एग्जिस्ट एट 3 मेन लेवल्स। तो मैं कहूँ तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली एग्जिस्ट करती है बेसिकली 3 लेवल्स पर। पहला लेवल है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी, तीसरा आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ध्यान रखना है। देखिए, पहले मैं बात करूं जेनेटिक डाइवर्सिटी की, तो वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन अ स्पीसीज, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी में देखो, डाइवर्सिटी मतलब है वैरायटी, है ना, और जेनेटिक मतलब कि जीन्स में डाइवर्सिटी होना, वैरायटी होना, समझ रहे हो। तो जब मैं बात करता हूँ भाई जेनेटिक डाइवर्सिटी की, इसका मतलब है वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन अ स्पीसीज, यानी कि एक स्पीसीज में भी क्या जीन्स की वेरिएशन होना, जिससे हमें एक ही स्पीसीज में अलग अलग तरह के देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि देखो, अगर मैं बात करता हूँ डॉग की, क्या अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, डॉग की, तो हमें अलग अलग नस्ल के डॉग देखने को मिलते हैं। वो क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि देखो डॉग तो एक स्पीसीज है, लेकिन हमें उस स्पीसीज के अंदर ही वेरिएशन देखने को मिल रही है, क्यों, जीन्स की वजह से, ठीक है, अनुवांशिक तौर पर। क्योंकि भाई एक ही स्पीसीज के अंदर जीन्स तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें जेनेटिक तौर पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, वैरायटी देखने को मिलेगा, ऐसे इंसानों में भी होता है, ध्यान रखना। जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें पता है आपको, है ना, तो ध्यान रखना है। तो वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन अ स्पीसीज, ये आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी हो जाएगा, और इट हेल्प्स इन एडेप्टेशन एंड सर्वाइवल। एग्जाम्पल, डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स एंड वेराइटीज ऑफ राइस,
ठीक है, ध्यान रखना है। अब अलग अलग तरह के चावल होते हैं, आपको पता है भाई, ये भी क्या जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है, और अलग अलग ब्रीड के डॉग्स होते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, ध्यान रखना, अलग अलग जेनेटिक है भाई, तो डॉग्स भी अलग अलग होंगे। तो समझ रहे हो कह रहा हूँ मैं, और इट हेल्प्स इन एडेप्टेशन एंड सर्वाइवल, ठीक है भाई। तो ये एडेप्टेशन मतलब ये होता है कि मान लो कि आप जहाँ पर भी रह रहे हो ना, आप उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रहे हो, ठीक है, कुछ टाइम लगता है लेकिन अडेप्ट हो जाता है। तो बेसिकली जब जेनेटिक डाइवर्सिटी से क्या होता है, ये एडेप्टेशन एंड सर्वाइवल में काफ़ी मदद कर रहा होता है, ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट मैं बात करूँ स्पीसीज डाइवर्सिटी। जब हमें स्पीसीज में डाइवर्सिटी देखने को मिलते है एक रीजन के अंदर, एक ऐसा एरिया जहाँ पर आप लायन से हिरन, पिकॉक्स देखने को मिल रहे हैं, तो एक ही जगह पर आपको जब अलग अलग तरह के स्पीसीज देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो प्लांट्स की बात आप कर लीजिए, चाहे आप वो एनिमल्स की बात आप कर लीजिए, तो आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी आ जाएगा। देखो स्पीसीज के अंदर डाइवर्सिटी होना, एक स्पीसीज के अंदर वो जेनेटिक, लेकिन अलग अलग तरह की स्पीसीज होना एक ही जगह पर, वो आपकी स्पीसीज डाइवर्सिटी हो जाती है। समझ आ गया? और तो इस वेराइटी ऑफ स्पीसीज विद इन अ रीजन। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की। किसकी भाई? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम लाइक फॉरेस्ट, डेजर्ट्स एंड वेटलैंड्स एटसेट्रा, ईच सपोर्टिंग डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज ऑफ लाइफ। तो समझ रहे हो? तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी समझ आ गया आपको, जब हम बात करते हैं अलग अलग इकोसिस्टम की, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, वेटलैंड्स, और आपको यही तरह की क्या, और यहीं पर आपको अलग अलग स्पीसीज देखने को भी मिल जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम बेसिकली करते हैं भाई, सपोर्ट करते हैं आपकी जो लाइफ होती है, ठीक है। स्पीसीज अलग अलग तरह की जो स्पीसीज है उनकी लाइफ को बेसिकली सपोर्ट कर रहे होते हैं। इकोसिस्टम मैंने बता दिया, कोई भी यहाँ पर स्पीसीज रह रही है कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट से क्या कर रही होती है भाई, एक तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट वो होते हैं आपस में। समझ आ गया? तो इकोसिस्टम आपको समझ आ गया भाई, फॉरेस्ट, डेजर्ट, वेटलैंड्स, दे आर इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हम इसे कहते हैं। तो मैंने बता दिया 3 लेवल पर हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। जो ग्लोबल वार्मिंग हम देखते हैं उसका एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, समझ आ रहा है, ध्यान रखना है। देखिए अगर मैं बात करूं भाई, तो एग्रीकल्चर को बेसिकली कैसे इफेक्ट करता है, तो पहला है रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स, ठीक है भाई। तो आपके क्रॉप, आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो ना, है, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी मैं कहूँ क्रॉप्स की, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो हाई टेम्परेचर स्ट्रेस क्रॉप्स, बेसिकली हाई जो टेम्परेचर होता है ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या है, आपका जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, आपका जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हाई टेम्परेचर जो है क्रॉप्स पर स्ट्रेस डालता है एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ यील्ड में। आपका जो खेत है, ठीक है, आपकी जो फील्ड है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी वो रिड्यूस हो जाती है, ध्यान रखना है। समझ रहे हो? किस वजह से? हाई टेम्परेचर से। क्योंकि भाई देखो यार, सीधी सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो इसको कहीं ना कहीं आपको वाटर क्राइसिस देखने को मिलेगा ना मिलेगा। और खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भाई आपको पता है वाटर बहुत जरूरी होता है ना। तो ये बात है, तो इस पर स्ट्रेस पड़ेगा ही पड़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो इससे प्रोडक्टिविटी तो रिड्यूस होनी ही है। नेक्स्ट मैं बात करूँ वाटर स्कैरसिटी, ठीक है। स्कैरसिटी मतलब होता है कमी, तो हमें वाटर की कमी देखने को मिल जाएगी, और वाटर में कमी देखने को मिल जाएगी तो भाई आपको पता ही है क्या होगा, एग्रीकल्चर पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऑल्टर्ड रेनफॉल का मतलब है भाई, ये ऑल्टर्ड रेनफॉल पैटर्न्स, ठीक, पैटर्न्स, ये ध्यान रखना है। इस पूरा वर्ड का मतलब ये होता है कि भाई जो आपकी रेनफॉल है ना, वो बिल्कुल भी पैटर्न वाइज नहीं आ रही है। हमको पता है भाई जून जुलाई में बारिश खूब आती है ना, लेकिन मान लो जून जुलाई में नहीं आ रही है, आ भी रही है ना तो बहुत कम आ रही है, किसी जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश आ जा रही है, कहीं जगह पर बिल्कुल आ ही नहीं रही है। तो समझ रहे हो, ये क्या है, ऑल्टर रेनफॉल पैटर्न होता है कि भाई जो पैटर्न फॉलो करती आ रही थी वो नहीं कर रही है, और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बेसिकली क्या हो गया, ये पैटर्न बिगड़ गया है। अब ठीक है भाई, अब किसी जगह पे तो फ्लड आ जाएगा, किसी जगह पे पानी बिल्कुल नहीं रहेगा, तो हम बोलते हैं ऑल्टर्ड रेनफॉल पैटर्न्स। तो इससे क्या होता है, बेसिकली लीड टू ड्रॉट्स एंड रिड्यूस्ड इरिगेशन, ठीक है भाई। तो ऑल्टर रेनफॉल पैटर्न से क्या होता है, आपको सूखा देखने को मिल सकता है किसी जगह पर, और इरिगेशन भी भाई रिड्यूस हो सकता है किसी किसी जगह पर। समझ रहे हो ना, ध्यान रखना। इरिगेशन मतलब सिंचाई करना, पानी देना खेतों को। तो इससे भाई इरिगेशन में पानी चाहिए होता है, तो पानी नहीं मिलेगा तो इरिगेशन कहाँ से होगा, तो वाटर स्कैरसिटी हमें देखने को मिल सकती है। और किसी किसी जगह पर आपको भाई फ्लड वगैरह देखने को मिल गया, ज़्यादा बारिश आ गई तो वहाँ पर पूरा जो फील्ड है उनकी वो पूरी खराब हो जाएगी। उसके बाद आपका इंक्रीज्ड पेस्ट एंड डिसीज। तो वार्मर क्लाइमेट्स फेवर द स्प्रेड ऑफ पेस्ट्स एंड क्रॉप डिसीज, ठीक है भाई।
तो जो बहुत सारी क्रॉप डिसीज होती हैं, आपके पेस्ट्स होते हैं जो कि भाई कहीं ना कहीं आपकी जो फील्ड है उसको ख़राब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो भाई जब जितना आपका क्लाइमेट बढ़ता है, ठीक है, जितना आपका गर्म क्लाइमेट होगा, वार्मर क्लाइमेट होगा, वो स्प्रेड करता है पेस्ट एंड क्रॉप डिसीज को, जो भाई एग्रीकल्चर को नुकसान तो पहुंचाएगी। उसके बाद सोइल डिग्रेडेशन, एक्सट्रीम वेदर अफेक्ट सोइल क्वालिटी एंड फर्टिलिटी, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर आपका वेदर इफेक्ट ज़्यादा है, एक्सट्रीम वेदर इफेक्ट्स, आपकी जो सॉइल की क्वालिटी है एंड उसकी फर्टिलिटी है, मतलब जितना उपजाऊपन है वो आपका रिड्यूस होगा, उसको अफेक्ट करेगा ही करेगा। और सॉइल अफेक्ट हुई इसका मतलब क्या है, आपकी एग्रीकल्चर में दिक्कत आएगी, एग्रीकल्चर को नुकसान होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो जब सॉइल की क्वालिटी खत्म हो जाती है, घट रही होती है, इसको हम सॉइल डिग्रेडेशन बोलते हैं। समझ आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे फूड सिक्योरिटी रिस्क की, ठीक है, जो कि ध्यान रखना है। अब भाई देखो, जितना मैंने ऊपर बात करी, वाटर स्कैरसिटी, ठीक है, आपका सोइल डिग्रेडेशन, इंक्रीज पेस्ट एंड डिसीज, तो इससे एग्रीकल्चर को नुकसान तो हो ही रहा है। तो इससे क्या होगा भाई, फूड सिक्योरिटी रिस्क नहीं आएगा। जब भाई इतना नुकसान होने का, तो फूड तो जनरेट होगा ही नहीं ना, फूड का प्रोडक्शन तो होगा ही नहीं ना, फिर तो भाई रिस्क तो आ ही जाएगा। तो ओवरऑल इम्पैक्ट लीड्स टू रिड्यूस फूड अवेलेबिलिटी एंड इंक्रीज्ड प्राइसेस। जब भाई फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी इन सभी रीजन की वजह से, तो और फूड कम रहेगा तो क्या होगा, हमें प्राइस में हाइक देखने को मिलेगा, प्राइस बढ़ जाएंगे उस फूड के। समझ आ गया। यही तो होता है भाई, जो चीज़ कम है और उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो उसका प्राइस हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ध्यान। नेक्स्ट आपका है भाई इम्पैक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है, कि जो ओजोन लेयर है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन का। ओजोन लेयर बेसिक बता चुका हूँ, स्ट्रेटोस्फेयर में आपको देखने को मिलती है। अगर डिप्लीट हो जाती है, मतलब उसको नुकसान पहुंचता है, अगर इसमें होल हो जाता है ओजोन लेयर में, तो ये बेसिकली क्या डिप्लीट हो रही है। तो बता चुका हूँ भाई, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है आपकी कहीं ना कहीं उसको रेडिएशन से हमें बचाती है, ठीक है, क्योंकि सन जो आपको सनलाइट देखने को मिलती है वो फिल्टर होके आती है, ठीक है। अगर फिल्टर नहीं होगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपको इफेक्ट करेगी, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इसके इफेक्ट्स काफ़ी हमें देखने को मिल सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ इट्स डिप्लीशन, किसके डिप्लीशन, ओजोन लेयर के। तो इससे बहुत सारे इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। पहला है इंक्रीज्ड यूवी एक्सपोजर, यानी कि भाई जब यूवी एक्सपोजर यानी कि जो यूवी रेज आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो उससे आपको स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है, आपको कैटरेक्ट्स हो सकता है एंड वीकेंस इम्यूनिटी इन ह्यूमन, ध्यान रखना है। समझ आ गया। आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है ह्यूमन के अंदर वो आपको वीक हो सकता है, ध्यान रखना, जिससे आपको भी जल्दी जल्दी बीमारियां होने लग जाएंगी। देन आपका है हार्म टू प्लांट्स, ठीक है भाई। तो भाई जो यूवी रेज हैं कैन रिड्यूस फोटोसिंथेसिस एंड हार्मिंग क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट। ध्यान रखना है भाई, आपका जब यूवी रेज आ जाएगी, ठीक है भाई, मतलब कि फिल्टर होकर नहीं आ रहा, तो यूवी रेज बेसिकली क्या कर, क्योंकि देखो सनलाइट हमें चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेसिकली, जिससे प्लांट अपना खाना बना रहे होते हैं। जब वो भाई आपकी जो लाइट है वो फिल्टर होकर ही नहीं आएगी, जो यूवी रेज आपको डायरेक्ट मिल रही है बिना फिल्टर हुई सनलाइट, तो इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस वो कर ही नहीं पाएंगे ना। तो इससे क्या है, जो क्रॉप्स एंड जो फॉरेस्ट है वो हार्म होंगे ही होंगे, ठीक है। तो यूवी रेज कैन रिड्यूस फोटोसिंथेसिस एक पार्ट हो गया, एंड हार्मिंग क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट। तो ये तीन मेजर ध्यान रखना है, फोटोसिंथेसिस, हार्मिंग क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट। तो यूवी रेज इनको रिड्यूस करती है, ठीक है। अब भाई फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगे प्लांट, तो वो बेसिकली उनकी डेथ ही हो जाएगी एक तरह से, आप कह सकते हो, जब वो अपना खुद ही खाना नहीं बना पा रहे हैं। उसके बाद एक्वेटिक लाइफ डैमेज। एक्वेटिक मतलब होता है जो पानी में जो लाइफ रह रही है, ठीक है, तो उनमें भी डैमेज हमें देखने को मिल सकता है। तो यूवी अफेक्ट्स, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट अफेक्ट्स प्लैंकटन, द बेस ऑफ एक्वाटिक फूड चैन, ठीक है, ध्यान रखना है। प्लैंकटन बेसिकली क्या होता है, आपको वाटर के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि वो जो एक्वाटिक फूड चैन होती है ना, फूड चैन क्या होती है, जो भाई आप कह सकते हो फूड चैन का मतलब ये होता है कि एक जो मतलब पानी की एक्वाटिक लाइफ जो है ना वो एक दूसरे पर डिपेंड है फूड के लिए, ठीक है भाई। फूड चैन वही होती है भाई, ठीक है, वो उस पर डिपेंड है, उसको मतलब वो किसी को खाएगा, ठीक है। मान लो यार कि एक्वेटिक लाइफ है अपनी, ठीक है, ए है, एक बी है, एक सी है, एक मतलब पानी के अंदर, तो ए को बी खा जाता है भाई, बी को सी खा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये समझ सकते हो, ये फूड चैन होती है बेसिकली मैं कहूँ तो प्लैंकटन भाई डैमेज होगा, ठीक है। जो यूवी जो है ये अल्ट्रावायलेट रेज है वो अफेक्ट करेगी प्लैंकटन को, ठीक है। प्लैंकटन बता चुका हूँ क्या होता है। प्लैंकटन वैसे आपको एक्वेटिक लाइफ होती है एक, जो कि बेसिकली जो आपको पता है पानी वगैरह की जो धारा चलती है, लहर चलती है, उसी के साथ बेसिकली मूव होता है प्लैंकटन, ये खुद से, ठीक है, ये मूव नहीं कर पाता है, तो इसको हम प्लैंकटन कहते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है ये, और बेसिकली पूरी फूड चैन का, एक्वेटिक फूड चैन का ये बेस होता है। इसके बिना फूड चैन बिल्कुल बिखर सी जाएगी। जब ये बिखर जाएगा तो भाई एक्वेटिक लाइफ से डैमेज होनी ही होनी, जब फूड चैन बिखर जाएगी तो।
उसके बाद क्लाइमेटिक इफेक्ट्स या क्लाइमेट इफेक्ट्स आप कह सकते हैं। तो इंटरेक्ट्स विद ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ठीक है भाई। तो क्लाइमेट इफेक्ट से क्या होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इंटरेक्ट विद ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ठीक है। आपका जो भी एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन वगैरह होता है, चाहे वो रेन की बात हो जाए, चाहे जो भी आपका एटमॉस्फेयर में चलता है, ठीक है, वो भी इफेक्ट, वो भी इसे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। बेसिकली भाई अल्ट्रा वायलेट रे से तो कहीं ना कहीं हमें क्लाइमेट इफेक्ट देखने को मिलेंगे। क्लाइमेट कहीं ना कहीं बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। समझ आ गया कि आप बता सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन आपका आता है ना, इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्सिटी नेशंस ग्लोबली, ठीक है। टोटल भाई आपको बता रखा है यहाँ पर, जो इंडिया है ना, वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्सिटी नेशंस ग्लोबली, यानी कि भाई जितने भी 17 देश हैं जहाँ पर हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, भारत उसमें से एक है, ठीक है, जहाँ पर हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। सबस्टेंशिएट दिस स्टेटमेंट गिविंग अप्रोप्रिएट रीजंस एंड एग्जांपल्स। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इस जो आपको स्टेटमेंट बताइए, इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्सिटी नेशंस ग्लोबली, तो 17 देशों में से भारत भी एक है। तो हमें क्या भाई प्रॉपर तरीके से इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, अप्रोप्रिएट रीजन देकर एंड एग्जांपल्स देकर। ओके, समझ आ गया वो क्वेश्चन। देखिए, तो इंडिया इज रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स एक्सेप्शनल लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है भाई। तो भारत में बायोडाइवर्सिटी बता चुका हूँ, 3 लेवल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जितनी भी 17 मेगा डाइवर्स कंट्री है उनमें से इंडिया भी एक है, ध्यान रखना है। तो उसके रीजन हमें पूछ रहे, एग्जाम्पल जिसमें से पूछे हैं। तो पहला रीजन आप क्या बताएंगे, स्पीसीज रिचनेस। तो इंडिया के अंदर बेसिकली क्या है, स्पीसीज की रिचनेस हमें देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें स्पीसीज देखने को मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज रिचनेस देखने को मिलते हैं। तो पहला रीजन हो जाएगा। तो इंडिया इज होम ओवर टू 91,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड मोर देन 47,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। तो इंडिया के अंदर हमें बेसिकली मैं कहूँ तो हमें 91,000 स्पीसीज एनिमल की देखने को मिल जाती है एंड मोर देन 47,000 हमें प्लांट्स की स्पीसीज देखने को मिल जाती है। समझ आ गया। और इंडिया हार्बर्स अबाउट 7-8% ऑफ द वर्ल्ड्स रिकॉर्डेड स्पीसीज, ठीक है भाई। हमने वर्ल्ड में जितनी भी स्पीसीज को रिकॉर्ड कर रखा है, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी स्पीसीज हमें देखने को मिलती है, प्रजातियां देखने को मिलती है, उसका 7-8%, उसका 7 से 8% हमें इंडिया में देखने को मिलता है, इंडिया पालता है, ठीक है। इंडिया हार्बर्स अबाउट 7 to 8% ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डेड स्पीसीज डिस्पाइट द ऑक्यूपाइंग ओनली 2.4% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया। कहने का मतलब है अपना जितना भी लैंड है पूरा अर्थ का, ठीक है, अर्थ का जितना भी लैंड एरिया है, ठीक है, उसका ओनली 2.4% इंडिया के पास आता है। पूरे वर्ल्ड में जितना भी बेसिकली अर्थ में कहूँ जितना भी लैंड है उसका 2.4% ही इंडिया के पास है, ठीक है। उसके बावजूद भी 7 to 8%, जो कि ज़्यादा ही है, 2.4% एरिया से ज़्यादा तो भाई क्या कर रहा है, वो स्पीसीज को बेसिकली हार्बर कर रहा है, समझ रहे हो। तो इसलिए बेसिकली एक रीज़न बन जाता है, ध्यान रखना है ये कि भाई बाहर से जो इंडिया जो है मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में आता है। उसके बाद डाइवर्स इकोसिस्टम बता चुका हूँ भाई, अपने यहाँ पे बहुत सारे इकोसिस्टम है, ठीक है, और जहाँ पर अलग अलग स्पीसीज देखने को मिलती है जो कि सपोर्ट करते हैं, इकोसिस्टम सपोर्ट ही करता है कम्युनिटीज ऑफ लाइफ बेसिकली मैं कहूँ तो। देखिए, तो इंक्लूड्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, वेटलैंड्स एंड आपका जो है माउंटेन्स एंड कोस्ट लाइन्स एंड आइलैंड्स। तो बेसिकली क्या आपका इकोसिस्टम है, क्या है इकोसिस्टम है, जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है, स्पीसीज देखने को मिलती है, ठीक है। और एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, सुंदरबंस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, समझ आ रहा है। तो भाई हम जब इकोसिस्टम की बात करते हैं तो आपका फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, वेटलैंड, माउंटेन्स, कोस्टलाइंस एंड आइलैंड आ जाएगा। हिमालय तो वेस्टर्न घाट हो जाएगा, सुंदरबंस, अंडमान निकोबार आइलैंड। बेसिकली क्या है, ये आपके बायोडाइवर्सिटी वाले एरिया हैं। ये मैंने पीछे बात करी थी ना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, तो ये 4 एरियाज वही हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, अलग अलग इकोसिस्टम देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर हिमालय हो गया, वेस्टर्न घाट, सुंदरबंस, अंडमान निकोबार आइलैंड, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं अलग अलग इकोसिस्टम्स एंड यहाँ पर जो है हमें स्पीसीज देखने को मिलती है। तो क्यों नहीं होगा भाई भारत मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज के अंदर। उसके बाद हाई एंडेमिज्म, ठीक है भाई, हाई एंडेमिज्म बता चुका हूँ, मतलब कि उच्च स्थानिकता होनी चाहिए, मतलब कि जो स्पीसीज की बात हो रही है वो इंडिया में मिलनी चाहिए, इंडिया के अलावा कहीं और नहीं मिलती हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाई एंडेमिज्म। एंडेमिक बताया था ना, वही होता है एंडेमिज्म में, ठीक है। हाई एंडेमिज्म यानी कि जो बेसिकली स्पीसीज है वो एक पर्टिकुलर इंडिया में ही देखने को मिलती है और कहीं देखने को नहीं मिलती है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन इंडिया आर एंडेमिक, ठीक है ना। बहुत सारी स्पीसीज होते हैं बहुत ज़्यादा नंबर में, लार्ज नंबर में, जो कि इंडिया में ही देखने को मिलती है, जो कि एंडेमिक है।
और कहीं देखने को ही नहीं मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? और फाउंड नाउ एयर एल्स, ठीक है भाई, कहने का मतलब है जो कि इंडिया में देखने को मिलती है और कहीं देखने को नहीं मिलती है। एग्जाम्पल के लिए लायन टेल्ड मकाक, ठीक है, कौन है भाई ये? आप स्क्रीन पर जिसको देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, लायन टेल्ड मकाक है, जो कि हमें वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। जैसे नीलगिरी थाहर है एंड ग्रेन इंडियन बस्टर्ड है। ये क्या है बेसिकली आपका हाई, ये एंडेमिक स्पीसीज है। समझ आ रहा है? जो मैं आपको नाम बताया, लायन टेल्ड मकाक, नीलगिरी ताहर एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दिखाया था मैंने आपको, है ना, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है। और 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया के अंदर, समझ रहे हो? तो इसलिए बेसिकली जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में आता है इंडिया। जैसे कि इंडिया इज होम टू 4 ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में बता चुका हूँ मैं। तो हिमालय से, वेस्टर्न घाट से, इंडो बर्मा वाला एरिया है एंड आपका सुंदरलैंड है, ठीक है, ध्यान रखना, जो कि निकोबार आइलैंड में है। तो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, ये क्या बता रहा हूँ, मेगा डाइवर्सिटी कंट्री क्यों है भारत 17 कंट्रीज में भी, ठीक है ना, तो रीजन बताने एग्जांपल के साथ, तो भाई बता ही रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। तो इंडियन ट्रेडिशन प्रमोट बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन थ्रू प्रैक्टिस लाइक sacred groves and reverence for animals like cows, snakes and peacocks। तो भाई इंडियन ट्रेडिशन जो है ना प्रमोट करता है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन को थ्रू प्रैक्टिस, मतलब अलग अलग तरह के भाई पूजा वगैरह करना, ठीक है, ध्यान रखना। सैक्रेड ग्रूव्स मतलब कि अलग अलग तरह के पौधों की पूजा करना एंड बहुत सारे मन, अपने मन में श्रद्धा रखना, रिवरेंस फॉर एनिमल्स, समझ रहे हो, श्रद्धा रखना, उनका सम्मान करना, जैसे कि भाई गाय हो गई, स्नेक्स हो गए एंड पिकॉक्स हो गए। आपको पता है कि भाई इंडिया के अंदर गाय को कितना माना जाता है, तो कहीं ना कहीं काउ, स्नेक्स एंड पिकॉक्स, उनके मन में सम्मान रख, उनके लिए सम्मान श्रद्धा रखना, उनको पूजना, तो ये सब सैक्रेड मतलब क्या होता है, पवित्र मानना उनको, है ना। सैक्रेड मतलब क्या होता है, पवित्र होता है, ध्यान रखना है। तो भाई प्रैक्टिस हम ऐसी करते कि ऐसी ऐसी प्रैक्टिस करना जो कि इंडिया में होती है, जो कि भाई पवित्र मानती है जानवरों को, प्लांट्स को, तो ये सब तो जो कि भाई बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन में काफ़ी मदद करता है। और जब इनको नुकसान पहुंचता है तो लोग भाई बचाते भी हैं, ध्यान रखना है, मूवमेंट वगैरह भी कर लेते हैं, ध्यान रखना है। समझ आ गया? तो ये आप कुछ रीज़न बता सकते हैं, आप कुछ रीज़न बता सकते हैं जो कि भारत को एक मेगा डाइवर्सिटी वाली कंट्री बनाता है, मेगा बायोडाइवर्सिटी वाली कंट्री बनाता है, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट मैं बात करूं, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर एनी रीजन टू बी डिक्लेयर्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये मैं एग्जाम जब आपको मैं डिफरेंस बता रहा था ना, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, बाकी दोबारा बता देंगे कि भाई ऐसा कौन सा क्राइटेरिया होता है किसी रीजन के लिए, किसी रीजन को डिक्लेयर करने के लिए कि भाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इंडिया के अंदर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ना, तो बेसिकली वो चारों में ऐसा क्या था जो बाकी जगहों पर नहीं है। तो क्या क्राइटेरिया होता है भाई किस रीजन को डिक्लेयर करना है अगर हमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, अगर मुझे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्लियर करना है तो रीजन मस्ट मीट 2 स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू बी डिजिग्नेटेड एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो उसको 2 क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे, जो कि बेसिकली डिफाइंड बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ठीक है भाई, जो कि 2 क्राइटेरिया मैं बताऊंगा, उसको डिफाइन किसने करा है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने डिफाइन करा है। देखो जैसे कि पहला है हाई एंडेमिज्म, ठीक है भाई। अब बोलोगे पीछे तो देखा है तो क्या हो गया भाई, आपका क्राइटेरिया पूछा है ना, तो क्राइटेरिया में है ये, तो हाई एंडेमिज्म। देखिए इसका मीनिंग बता चुका हूँ, द एरिया मस्ट हैव एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वस्कुलर प्लांट्स। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, वस्कुलर प्लांट्स क्या है? तो वस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं बेसिकली जो भाई वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, न्यूट्रिशन का क्या करते हैं, प्लांट्स में सर्कुलेशन करते हैं, समझ रहे हो, पूरे जितने प्लांट के पार्ट हैं तो वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। जैसे कि आपने जाइलम फ्लोएम के बारे में सुना होगा, जाइलम टिश्यू होता है प्लांट्स के, ऐसे टिश्यू जो कि फूड एंड वाटर मिनरल्स को डिफरेंट प्लांट का जो डिफरेंट पार्ट्स है वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। जैसे कि आपका जाइलम एंड फ्लोएम में 2 टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर, जिनके अंदर भी जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलेगा, वस्कुलर प्लांट होंगे। जैसे कि जाइलम क्या करता है, जाइलम का काम होता है, जाइलम टिश्यू का काम होता है भाई रूट से, ठीक है, सोइल के अंदर वाटर तो होता ही है, तो वहाँ से पानी को खींचकर, मिनरल्स को खींचकर और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करना है, प्लांट तक पहुँचाना है, ठीक है, समझ आ गया। ऐसे आपका जो फ्लोएम होता है, जैसे आपका फोटोसिंथेसिस हो गया भाई, आपका जो लीव्स होते हैं वहाँ पर फूड बन जाता है फोटोसिंथेसिस होने के बाद, तो आपका जो लीव्स है, पत्ते हैं, वहाँ पर खाना बन गया। अब उसको डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स तक, हिस्से तक कौन ले जाएगा, आपका फ्लोएम टिश्यू ले जाता है, ध्यान रखना।
ये आपको भाई, इसको हम ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, वस्कुलर प्लांट्स हम बोलते हैं, समझ आ गया। तो एरिया जो ऐसा एरिया जहाँ पर क्या लगभग आपकी 1500 स्पीसीज होनी चाहिए वस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक्स, और वो एंडेमिक्स होनी चाहिए भाई, और कहीं मिलनी भी नहीं चाहिए इंडिया के अलावा। मतलब वो जहाँ पर जिसको भी आप डिक्लेयर करना चाहते हो वो एंडेमिक्स होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। अगर मैं बोल रहा हूँ वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट में वही ऐसी 1500 स्पीसीज होंगी वस्कुलर प्लांट्स की जो कि एंडेमिक है, समझ आ गया। और स्पीसीज दैट आर फाउंड ओनली इन दैट रीजन एंड नाउ एयर एल्स इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलती हो, उसी रीजन में मिलती हो, समझ आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाई एंडेमिज्म बोलते हैं, जो कि पहला क्राइटेरिया होता है। दूसरा है सिग्निफिकेंट हैबिटेट लॉस, ठीक है भाई, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर वो स्पीसीज रह रही हैं वो बहुत उसमें लॉस देखने को मिला है, ठीक है, नुकसान पहुंच गया है, तो हम उसको बेसिकली क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में कंसीडर कर लेते हैं और फिर उसकी प्रोटेक्शन की बात यहाँ पर करी जाती है, समझ आ गया। तो द रीजन मस्ट हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल नेटिव वेजिटेशन और नेचुरल हैबिटेट, ठीक है भाई, जिसका नेटिव वेजिटेशन है, मतलब जितनी भी हरियाली वगैरह है वहाँ पर जहाँ पर वो हमें स्पीसीज देखने को मिलती है वो सब उड़ गई हो, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट जो इतना पूरा है उसका 70% पूरा नुकसान पहुंच गया हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है, लॉस्ट हो गया हो तो उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट हैबिटेट लॉस, जो कि दूसरा क्राइटेरिया। अगर ये होता है तो हम तुरंत डिक्लेयर कर देते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ कोजिंग सेवियर रिसोर्स डिप्लीशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। तो आपसे पूछा भाई जो ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है ना, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसको हम ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। इससे बहुत सारी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जैसे कि रिसोर्स डिप्लीशन में रिसोर्स की कमी हो रही है एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हमें देखने को मिल रहा है, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। तो हमें बताना है भाई कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कैसे रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेड हो रहा है, समझ आ गया। तो आपको बताना है। तो बेसिकली इमेज आप देखिए क्या शो कर रही है, बेसिकली दिखा रही है कि पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मींस वेरी फास्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल ऑन अर्थ, ठीक है भाई। हमें क्या भाई देखने को मिल रहा है, नंबर ऑफ पीपल जो है अर्थ पर वो इंक्रीज हो रहे हैं, इसको ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है, ठीक है। तो भाई इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, और मोर पीपल, जो ज़्यादा लोग पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको ज़्यादा रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, देख लाइक फूड, वाटर, एनर्जी एंड लैंड एंड हाउसिंग, जो कि लिमिटेड है काफ़ी, है ना। एंड दिस पुट्स अ ह्यूज प्रेशर ऑन नेचर, और ये क्या भाई नेचर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पुट रखती है, डालती है, ध्यान रखना है। और लीडिंग टू रिसोर्स डिप्लीशन, यूजिंग अप रिसोर्स, मतलब ज़्यादा रिसोर्स को यूज़ कर लेते हैं जिससे हमें डिप्लीशन देखने को मिलता है रिसोर्स का, एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डैमेज टू द एनवायरमेंट, ठीक है भाई, एनवायरमेंट को डैमेज करते हैं भाई, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो इसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलता है। तो इसी के ऊपर बात करनी है कि भाई कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें रिसोर्स डिप्लीशन देखने को मिलता है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, ये आपको जस्टिफाई करना है। तो पहले हम बात करेंगे रिसोर्स डिप्लीशन किस प्रकार से हो रहा है। देखिए पहला है डिफोरेस्टेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्स यूज करना है तो लकड़ वगैरह सब काटेंगे, वुड वगैरह सब कुछ काटेंगे, जिससे हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं, है ना। तो वही बात है, तो इससे रिसोर्स डिप्लीट तो हो ही रहा है। आप देख लो वन हमारा इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है ना। तो ट्रीज आर कट फॉर वुड फार्मिंग एंड बिल्डिंग हाउसेज एंड सिटीज, ठीक है भाई, ट्रीज को कट करा जा रहा है, लकड़ के लिए, वुड के लिए भाई फर्नीचर बनाया जाता है, फार्मिंग के लिए भी भाई ट्रीज को काटा जाता है। मान लो भाई पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है और ज़मीन कम पड़ रही है, तो ऐसे में फार्मिंग के लिए जगह चाहिए होती है, तो ऐसे क्या करते हैं, ये पूरे फॉरेस्ट में जितने ट्रीज वगैरह होते हैं काट देते हैं, कट कर देते हैं, फिर वहाँ पर खेती वगैरह कर लेते हैं। तो ये कुछ रीजन आपने सुने भी होंगे जहाँ पर पेड़ वगैरह को काट दिया जाता है ना। तो फार्मिंग के लिए या फिर बिल्डिंग बनानी है, हाउस बनाने हैं, सिटीज़ डेवलप करनी है उस एरिया में, तो वहाँ से सब पेड़ों को काट दिया जाता है, ट्रीज को काट दिया जाता है, जिसको हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं। और दिस रिड्यूस फॉरेस्ट, ठीक है भाई, डिफोरेस्टेशन क्या करता है, फॉरेस्ट को रिड्यूस कर देता है, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सीजन एंड वाइल्ड लाइफ एंड रेनफॉल, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। अगर आप फॉरेस्ट को रिड्यूस कर रहे हो ना तो कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है भाई, क्योंकि फॉरेस्ट की वजह से ही क्या है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, भाई ट्रीज है ना फॉरेस्ट के अंदर, और वाइल्ड लाइफ और रेनफॉल को सपोर्ट मिलता है, ध्यान रखना। अगर फॉरेस्ट रिड्यूस हो रहे हैं तेजी से तो बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। कैसी अमेजोन फॉरेस्ट है एंड इंडियन फॉरेस्ट लाइक इन मध्य प्रदेश आर बीइंग क्लियर, ठीक है भाई, तो इनको क्लियर कर दिया जाता है, कर दिया गया है बहुत ज़्यादा, तो उससे बहुत नुकसान देखने को मिला होगा यहाँ की वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। जितनी फ्रेश हवा हमें मिलती होगी वो मिलना कम हो गई है, ध्यान रखना है। उसके बाद वाटर क्राइसिस हमें देखने को मिल सकता है, बता चुका हूँ, वाटर एक रिसोर्स है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स, जो कि लिमिटेड रिसोर्स है। पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन रिसोर्स थोड़ी बढ़ रहा है, रिसोर्स तो लिमिटेड है, तो ऐसे में वाटर क्राइसिस भी देखने को मिल सकता है। तो मोर पीपल नीड मोर वाटर, सीधी सी बात है, फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड इंडस्ट्रीज, है ना भाई।
और ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज। पर जब पॉपुलेशन बढ़ रही है वो तो वाटर तो यूज़ करेंगे ना ज़्यादा मात्रा में, तो जितना भी ग्राउंड वाटर है वो ज़्यादा यूज़ हो गया है। आपने देखा होगा पहले 150 फीट पर आपको पानी देखने को मिल जाता था, लेकिन आज 250 फीट पर जाके पानी मिलता है, 300 फीट पर जाके पानी देखने को हमें मिलता है। ग्राउंड वाटर की बात कर रहा हूँ। ये क्या शो कर रहा है भाई, ग्राउंड वाटर बहुत तेज़ी से भाई खत्म होते जा रहा है। ग्राउंड वाटर को हम ओवर यूज़ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम यूज़ कर रहे हैं। मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है भाई ज़्यादा, तो वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है और ये लिमिटेड है। और एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल, समझ रहे हो ना, बिल्कुल ही ओवर यूज हो चुका होगा। और रिवर्स आर ड्राइंग अप, और जो नदियां हैं वो सूख रही है। एग्जाम्पल के लिए चेन्नई एंड बेंगलुरु हैव फेस्ड सीरियस वाटर शॉर्टेज। ध्यान रखना, सही बात है, चेन्नई और जो बेंगलुरु वाला जो जगह है ये भाई वाटर शॉर्टेज को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा हो गया था कुछ टाइम पहले, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद फोसल फ्यूल एग्जॉशन, ठीक है भाई, जो फोसल फ्यूल है उसको भी एग्जॉशन हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, कोल एंड गैस, ये फोसल फ्यूल तो हैं, आर यूज इन ह्यूज अमाउंट्स, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो ट्रैवल भी करेगी, तो भाई वो उनकी गाड़ी वगैरह के लिए पेट्रोल, डीजल, कोल, गैस चाहिए, जो कि भाई इतना यूज़ कर लेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे ये, ठीक है, जो कि हमें एग्जॉशन देखने को मिल जाएगा इसका। और दीज रिसोर्स आर नॉन रिन्यूएबल एंड आर गेटिंग यूज्ड अप फास्ट, ठीक है ना भाई। पेट्रोल, डीजल, कोल, गैस, भाई ये सब क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। एक बार खत्म होगा तो इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और ये बहुत तेजी से भाई इसको यूज़ करा जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस एंड एनर्जी शॉर्टेज, ठीक है, पेट्रोल के प्राइस देखने को मिल रहे हैं, क्यों देखने को मिल रहे हैं, इसलिए देखने को मिल रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड ज़्यादा आ रही है, लेकिन है लिमिटेड, तो भाई पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे बढ़ेंगे, और एनर्जी शॉर्टेज भी हमें देखने को मिल रही है। अब ये तो हो गया भाई रिसोर्स डिप्लीशन किस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, हमें किस प्रकार से देखने को मिल रहा है, पॉपुलेशन की वजह से या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से। देखिए, पहला है एयर पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन होगा भाई। आप देखो इमेज में आपको क्या दिख रहा है, इतने सारे व्हीकल, ठीक है, जो कि चल रहे हैं रोड वगैरह पर, तो ये कहीं ना कहीं पोल्यूशन में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। एयर पोल्यूशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, एनवायरमेंट को नुकसान ही तो पहुंच रहा है, सीधी सी बात है। तो मोर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज रिलीज हार्मफुल गैसेज लाइक CO2 एंड स्मोक, जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। और दीज कोजेज डिजीज एंड ग्लोबल वार्मिंग, सही बात है ना भाई, व्हीकल से जब ये CO2 एंड स्मोक वगैरह निकल रही है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग में CO2 तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ानी है तो CO2 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो CO2 का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि भाई डिजीज एंड ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। समझ आ रहा है। तो एयर पोल्यूशन होता ही होता है, तो इससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। दिल्ली ऑफन हैज डेंजरस एयर क्वालिटी इन विंटर, ठीक है, विंटर में आपको देख पता होगा दिल्ली हमेशा डेंजरस एयर क्वालिटी रहती है, गंदी हवा जिसे हम कहते हैं। उसके बाद वाटर पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, जो कि एनवायरनमेंट का पार्ट है। वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज इज डम्प्ड इनटू रिवर्स एंड लेक्स, घरों का, फैक्ट्रीज का जितना भी कूड़ा कचरा होता है, वेस्ट होता है, उसको रिवर्स में, लेक्स में डंप कर जाता है, जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने को ही हम कहते हैं, ठीक है। और दिस किल फिश एंड स्प्रेड डिसीज, जिससे भाई जो मछलियाँ होती हैं, जो एक्वेटिक लाइफ होती है, वो मर जाती हैं, एंड इससे और क्या बीमारियाँ फैलती हैं उसे यहीं पर ही, ठीक है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल के लिए पोल्यूशन ऑफ गंगा एंड यमुना रिवर्स पीक पर है अपना, ठीक है, ध्यान रखना है पोल्यूशन। सोइल डिग्रेडेशन है भाई, ठीक है, ओवर यूज ऑफ लैंड एंड केमिकल फर्टिलाइजर रिड्यूस सोइल फर्टिलिटी। ये सोइल वगैरह, वाटर, ये सब आपका एनवायरनमेंट में आता है, इसको पॉपुलेशन ज़्यादा यूज़ कर रही है, ठीक है, बेसिकली वेस्ट उसमें डाल दे रही है। तो हमें क्या देखने को मिलता है इससे, हमें एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन देखने को मिलता ही मिलता है। अब लैंड का ओवर यूज़ हम कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं फॉर अच्छी खेती के लिए, लेकिन इससे क्या होगा, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते सॉइल फर्टिलिटी हमें देखने को मिलती है, वो रिड्यूस हो जाती है, और फार्मिंग बिकम्स डिफिकल्ट इन द लॉन्ग टर्म। अब इससे क्या होता है भाई, जो फार्मिंग है वो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि सोइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है भाई, तुम केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हो, समझ रहे हो, ध्यान रखना है। तो ज़्यादा भाई ज़मीन, जब पॉपुलेशन ज़्यादा तो ज़मीन ज़्यादा हमें चाहिए, ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आके जाके फिर कमी होती चले जाएगी। उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसे आप क्या बता सकते हो, नेचुरल हैबिटेट्स आर डिस्ट्रॉयड फॉर बिल्डिंग्स एंड रोड, जैसे कि मैंने बताया भाई, इनके नेचुरल हैबिटेट आपके फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, उनको हम कट कर दे रहे हैं, जो कि उनके नेचुरल हैबिटेट हैं, किसके लिए, बिल्डिंग्स के लिए, रोड्स के लिए, एंड सो मैनी अदर थिंग्स, जिसके लिए हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं ट्रीज को, जिससे हमें यह बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिल सकता है। अब ये लॉस हो रहा तो क्या हो रहा है भाई, एनवायरनमेंट को तो नुकसान पहुंच रहा है, और मैनी एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज आर नाउ एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, यह पॉपुलेशन की वजह से, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सी स्पीसीज जो हैं प्लांट की और एनिमल की,
वो एंडेंजर्ड में है, या मतलब खतरे में है, रेड लिस्ट में जारी कर रखा है उनको, या एक्सटेंड हो चुकी हैं वो। एग्जाम्पल के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड बंगाल टाइगर आर एट रिस्क। समझ आ गया? तो यहाँ पर जो है आपकी भाई वीडियो फिनिश होती है। आई होप को समझ आया होगा। कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। कुछ भी समझ नहीं आया ना तो कमेंट में मेंशन करिए, तो उस वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? बाकी चैनल वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब वो करना है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।